हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम हैं अपना जो पेपर नंबर है 024530 के सॉल्यूशन को लेकर। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। पहला सवाल दे रखा है एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है, जिसमें दो शब्द दे रखे हैं, ब्रीज और साइक्लोन, हवा और चक्रवात। इन दोनों में क्या रिलेशन है दोस्तों कि हाई इंटेंसिटी मतलब हवा शुरुआत है और जब उसकी तीव्रता बढ़ जाती है तो वो किस में तब्दील हो जाती है, चक्रवात के अंदर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाई इंटेंसिटी। तो हवा जब अपर लेवल पे चली जाती है तो वो किस में बदल जाती है, चक्रवात में। वैसे ही ड्रिजल बोलते हैं बूंदाबांदी को। जब बूंदाबांदी बढ़ती बढ़ती किस में चेंज हो जाएगी, मूसलाधार वर्षा के अंदर, डाउनपोर के अंदर चेंज हो जाएगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो पहला तरीका हमारा होता है पेयर ऑफ लेटर का। पहला तरीका है हमारा पेयर ऑफ लेटर का। तो देखो फर्स्ट लेटर क्या है मेरे पास, बी, और बी के साथ पेयर में कौन आता है, वाई, और आगे वाई कहीं भी नहीं दे रखा, तो पहला कैंसल आउट। दूसरा तरीका होता है हमारा कंपैरिजन का। दूसरा तरीका है कंपैरिजन। कंपैरिजन में दो तरीके, पहला फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन और फिर है फर्स्ट टू लास्ट लेटर का कंपैरिजन। ठीक है। अब फर्स्ट टू लास्ट में देखो हम देखते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन में मैं बी को किससे कंपेयर करूँ, जी से, तो यहाँ +5 हुआ। फिर P को N से -2 हुआ और M को J से यहाँ -3 हुआ। फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन में देखा +5, -2 और -3। अब यही रिलेशन मुझे आगे लेके चलना है। गॉट इट। तो सबसे पहले क्या देखें, +5। तो देखो अगर मैं F से A जाऊं तो ये हो रहा है -5, V से A जाऊं तो ये हुआ +5, V से A गया तो क्या हुआ यहाँ पर +5। सेम वे M से K -2 और G से D -3। यहाँ क्लियरली विजिबल है आपको रिलेशन। तो यहाँ राइट आंसर क्या गया मेरा, ऑप्शन नंबर 3, तीसरा ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। मुझे 6 से 222 बनाना है। तो 6 से 222 कैसे बने, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं परफेक्ट स्क्वायर क्यूब से। तो 6 का क्यूब होता है 216 और उसमें 6 ऐड कर दूं तो मेरा नंबर कितना निकल कर आया, 222। और इसी को ही मुझे 7 के लिए यूज़ करना है। तो 7 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 7 का क्यूब होता है 343 और +7 अगर मैं करूं तो मेरी वैल्यू आई 350। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। 3 सवाल थे, तीनों एनालॉजी की जो 3 वैरायटी है उससे रिलेटेड थे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्लासिफिकेशन का सवाल है। 4 वर्ड्स दे रखे हैं मुझे, सांगपो, हजारीबाग, कान्हा और बांदीपुर। हजारीबाग नेशनल पार्क है यहाँ पर। हजारीबाग नेशनल पार्क जो है झारखंड के अंदर, कहाँ है, झारखंड के अंदर। बांदीपुर नेशनल पार्क ये है कर्नाटक के अंदर दोस्तों। और फिर दे रखा है कान्हा, इसे कान्हा टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। क्या है, कान्हा टाइगर रिजर्व, ये है एमपी के अंदर। तो 3 शब्द, जहां नेशनल पार्क है तो चौथा एलिमिनेट कौन सा हो गया, सांगपो यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन क्लासिफिकेशन का सवाल। 4 ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं मेरे पास, जिनमें 3 समान है और एक उससे डिफरेंट है। तो यहाँ हमने देखा पेयर ऑफ लेटर्स, के का पेयर में P आता है, D के W आता है, B के Y आता है और H के साथ आता है S। तो एलिमिनेट कौन सा हुआ यहाँ पर, ऑप्शन नंबर D यहाँ पर एलिमिनेट हुआ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। अब जब भी नंबर्स के सवाल करते हैं तो सबसे पहला तरीका होता है परफेक्ट स्क्वायर क्यूब को चेक करते हैं।
स्क्वायर चेक करते हैं या क्यूब चेक करते हैं, उसके बाद हम प्राइम नंबर चेक करते हैं, प्राइम नंबर के बाद हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो यहाँ ये जो सवाल है ये डिविजिबिलिटी का है कि ये नंबर जो है ये 19 की टेबल में आता है और 19 से कितनी बार डिविजिबल होता है, 13 टाइम्स, डिवाइडेड बाई 19 16 बार, डिवाइडेड बाई 19 और कितनी बार, 15 टाइम्स। तो एलिमिनेट कौन सा हुआ, ऑप्शन बी। तो पहले 3 सवाल थे अपने एनालॉजी, तीनों वैरायटी थी, बेस्ड ऑन लेटर्स था, वर्ड्स था और नंबर्स था। अगले 3 सवाल है क्लासिफिकेशन के, बेस्ड ऑन वर्ड है, बेस्ड ऑन लेटर्स है और बेस्ड ऑन नंबर्स है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पेयर ऑफ वर्ड्स हैं और यहाँ क्या देखा हमने, ऊंचा ऊपर दोनों सिनोनिम हैं, ऑफन सेल्डम प्राय यदा कदा ये एंटोनिम्स हैं, अतीत वर्तमान ये भी एंटोनिम है, ताजा बासी ये भी क्या है, एंटोनिम है। तो 3 पेयर हमें मिले जो विपरीत शब्द देने वाले थे, विपरीत अर्थ देने वाले थे, और एक है जो सिमिलर है। तो यहाँ ए जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा कि बाकी 3 में क्या है, विलोम शब्द है और एक में समानार्थक शब्द है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कॉलम ए में मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं और बी में उनके कोड दे रखे हैं, गॉट इट। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि कौन से वर्ड का कोड क्या है। देखो यहाँ नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 3, तो ये कोड है। इसकी अगर मैं नंबरिंग कर दूं कि ये पहला वर्ड है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा, 6 वर्ड्स हैं मेरे पास। सबसे पहले हमने चेक किया कि यहाँ नेट में 3 लेटर्स है, तो ये जो है ये फर्स्ट वर्ड का कोड है। उसके बाद क्रक्स CRUX यहाँ 4 है, तो ये 4 लेटर इसी के अंदर है, ये दूसरे का कोड हुआ। उसके बाद हमने देखा एड्रेस के अंदर 7 लेटर हैं और 7 लेटर यहाँ है, तो ये सेकंड का हुआ। ये थर्ड का है दोस्तों, ये थर्ड वर्ड का कोड है, क्रक्स। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गया और ये है फोर्थ का कोड है, नेट फोर्थ वर्ड है, ठीक है। फिर हमने देखा साउंड में कितने हैं, 5 लेटर हैं, तो साउंड पेंडिंग है, इसमें लेटर कितने हैं, 5। एड्रेस, क्रक्स और नेट का लिख चुके हैं और यहाँ भी कितने लेटर है, 5, गॉट इट। तो 5 में एक यहाँ 5 लेटर है मेरे पास और एक यहाँ मेरे पास 5 लेटर है, तो ये बना छठे वर्ड का कोड यहाँ पर, ठीक है। अब 5-5 की कंपैरिजन करूँ तो 5वें और छठे में देखो कुछ कॉमन है, CRO और Y 4 लेटर कॉमन है। तो छठे वाले लेटर किस में है, देखो आपको 4 लेटर कॉमन मिले, तो देखो J मिल रहा है, K मिल रहा है, T मिल रहा है और V मिल रहा है, तो ये 5th वर्ड का कोड हो जाएगा और ये फर्स्ट वर्ड का कोड हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, किस वर्ड का कोड क्या है वो हमने लिखा। अब हमसे सवाल क्या पूछा गया है कि A का कोड क्या होगा, जो लेटर A है उसका कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि A कौन से वर्ड के अंदर है। तो A देखो यहाँ एड्रेस में दिया हुआ है और ये सेकंड वर्ड है और सेकंड वर्ड का कोड है यहाँ पर, सेकंड का कोड है यहाँ पर। तो इन्हीं में से मुझे क्या मिलेगा, एक कोड मिलेगा किसका, A लेटर का। अब यहाँ लेटर देखो कौन से हैं, D, R, E और S, 4 तरह के लेटर है मेरे पास। तो मैं इनको कंपैरिजन करते हुए चलता हूँ। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, S और D 2 लेटर तो यहाँ है, तो जो सेकेंड वर्ड का जो कोड है उसको मैं फर्स्ट वाले से कंपेयर करते हुए चलता हूँ और जो 2 कॉमन आएंगे उनको मैं एलिमिनेट करता हूँ। तो फर्स्ट का कोड ये है और इनको कंपेयर किया तो देखो O और P, और यहाँ पर भी क्या है, O और P, तो O और P तो क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब नेक्स्ट क्या बचा, यहाँ पर R और E बचा। E मेरे पास यहाँ है, जो फोर्थ वर्ड है
उसके कोड में क्या है ई, तो फोर्थ का ये है और ये मेरे पास यहाँ है, तो इनमें एक लेटर मुझे कॉमन मिलेगा, वो कॉमन मिल रहा है मुझे बी, तो बी कैंसिल हो गया यहाँ से। अब एक लेटर कौन सा बचा, आर, और आर मेरे पास है यहाँ क्रक्स के अंदर थर्ड वर्ड, तो मैं थर्ड से इसको कंपैरिजन करूँ, ये थर्ड का कोड है, तो एल और वी में से मुझे ऊपर कौन मिल रहा है, वी मिल रहा है, तो बचा हुआ कोड क्या है मेरे पास, एल, तो ए का कोड क्या आ जाएगा दोस्तों, एल, ए का कोड क्या आएगा, एल आ जाएगा यहाँ पर, और एल मेरे पास ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा नन। गॉट इट। आराम से चेक करें सवाल को। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम। अगला सवाल है मेरे पास कि सी के लिए कोड क्या है, सी के लिए कोड क्या है। गॉट इट। तो सी मुझे 3 जगह दिखाई दे रहा है दोस्तों, एक तो क्रक्स के अंदर दिखाई दे रहा है, और इसके लिए हमने लिखा था ये 4 लेटर्स है यहाँ पर, एक मुझे दिखाई दे रहा है क्रॉनी के अंदर और एक दिखाई दे रहा है क्राउडी के अंदर। गॉट इट। तो क्राउडी में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 6 है, तो 6 लेटर मेरे पास यहाँ है और ये है 5th का, तो इनमें सी 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 आर आर 2 लेटर मेरे पास कॉमन है। गॉट इट। तो 2 कौन से कोड कॉमन है वो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर। इसमें एक तो वी आ रहा है और यहाँ पर भी वी आ रहा है, उसके बाद हम चेक कर सकते हैं सी यहाँ पर नहीं है, जे यहाँ है और जे यहाँ पर भी है, तो 2 कोड मिले मुझे, एक तो जे मिला और एक क्या मिला, वी मिला। गॉट इट। जे और वी मुझे यहाँ पर मिला सी, और अब इसमें से एक कैंसिल आउट होना है क्योंकि लेटर तो एक ही कॉमन लेना है यहाँ पर सी, तो आर मैं किससे कंपेयर करूँ, आर दूसरी जगह मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, एड्रेस के अंदर भी मुझे क्या दिखाई दे रहा है, आर, और एड्रेस का कोड हमने ये लिखा है और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, वी, तो वी तो कैंसिल हो जाएगा और बचा हुआ कोड क्या रह जाएगा, जे। तो सी के लिए कोड क्या आना है दोस्तों, यहाँ पर जे कोड आना है सी के लिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हमसे पूछा है कि डी का कोड क्या होगा, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि डी है कहाँ। डी साउंड में है, एड्रेस में है और क्राउडी के अंदर भी डी है। एड्रेस का कोड ये है हमारे पास, सेकेंड वर्ड है ये, इसका कोड ये है मेरे पास। गॉट इट। साउंड में कितने लेटर है, 5, और साउंड का कोड हमने लिखा है 5 लेटर्स मेरे पास इसमें भी है और 5 लेटर मेरे पास इसमें भी है, और एक मुझे डी दिखाई दे रहा है। एड्रेस हो गया क्राउडी, क्राउडी में नंबर ऑफ लेटर्स हैं 6, तो ये छठे का कोड है। और बात करें अगर फर्स्ट वर्ड की, साउंड की, कि साउंड का कोड कहाँ है, साउंड में नंबर ऑफ लेटर्स है 5 और यहाँ भी लेटर है 5 और सी आर ओ इसमें कॉमन है, तो 5 के लिए हमने ये लिखा है, ये किसका कोड है, साउंड का। अब मेरे से पूछा है डी, तो इन तीनों के अंदर जो कॉमन लेटर है वो मैं निकाल लेता हूँ। तो देखो डी यहाँ ओ दे रखा है, ओ दे रखा है और ओ भी दे रखा है, तो डी का कोड क्या हो गया, ओ, और ओ यहाँ किसी में भी नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, नन। गॉट इट। तो डी के लिए क्या कोड हो गया यहाँ पर, नन हो गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, 2 शब्द मुझे दे रखे हैं, फ्रेज और इलेट दे रखा है, और इसके अक्षरों से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है ये मुझे चेक करना है, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो पहला वर्ड दे रखा है रेस्पेक्ट, जिसमें सी है और सी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, तो ये नहीं बनना है। पेस्ट्री में वाई है, वाई भी कहीं पर भी नहीं है। और नेक्स्ट में दे रखा है एसफाल्ट, तो देखो ASPHALT ये अवेलेबल है सारे। एलिवेट में वी है और वी दोस्तों इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ सी अवेलेबल नहीं है, वाई अवेलेबल नहीं है और वी अवेलेबल नहीं है, तो बचा हुआ क्या है, एसफाल्ट। तो प्रश्न का आंसर जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर सीरीज का सवाल है दोस्तों, और नंबर थोड़ा सा गैप है, तो थोड़ा जो गैप होता है वो मल्टीप्लिकेशन से कवर होता है। तो अगर मुझे 7 से 17 बनाना हो
तो यहाँ रिलेशन क्या दे रखा है, इंटू 4 और -11। 7 गुणा 4 28, 28 में से 11 गए, कितना बना 17। नेक्स्ट अगर मैं करूँ यहाँ 17 से मुझे 40 बनाना है, तो यहाँ किया है इंटू 3 और -1। 17 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 51, उसमें से 11 गया तो बचा 40। अब नेक्स्ट जो दे रखा है, पहला तरीका इंटू 2 करूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मैं लूँ 4 3 2 तो नंबर आएगा छोटा, और छोटी वैल्यू मेरे पास है नहीं, तो ये क्या कर रहा है, रिपीटेड सीरीज़ ले रहा है कि अगर इसको मैं अगेन किससे गुणा करूँ, 4 से, और -11 करूँ तो 4 गुणा 4 करूँ तो 160 आ जाएगा, और -11 करूँ तो वैल्यू क्या बन जाएगी मेरी 149। और अगेन जब मैं अगली सीरीज में जाऊँगा तो ये कर रहा है इंटू 3 और -11, तो रिपीटेड सीरीज है दोस्तों हमारे पास। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट सवाल अगेन सीरीज का सवाल दे रखा है, और सीरीज का सवाल करते हैं, नंबर गैप बढ़ता जा रहा है, गॉट इट। और सीरीज के सवाल में हम क्या करते हैं, स्क्वायर क्यूब की फॉर्म में चेक करते हैं। तो इंडिविजुअल चेक करते हुए चलें तो देखो ये जो 4 है ये है 3 की पावर 1 + 1। 8 को अगर मैं लूँ तो 3 की पावर 2 -1। तो एक बार +1 हो रहा है और एक बार -1, और पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर के हैं। तो यहाँ 28 को कैसे लिखूँगा, 3 की पावर 3 और +1। 80 को कैसे लिखूँगा मैं, 3 की पावर 4 -1। इसके लिए 3 की पावर 5 +1, फिर 3 की पावर 6 और -1। तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 728 मेरी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है सीरीज का सवाल है, जिसमें लेटर और नंबर उनका कॉम्बिनेशन दे रखा है, और 3 वेरिएबल्स है मेरे पास। तो पहले मैं नंबर को कंपेयर करता हुआ चलता हूँ, 1 3 6 10। देखें यहाँ पर 1 से 3 है, 3 से 6 है, और 6 से 10 है। तो यहाँ डिफरेंस देखो कितने का है, 2 का, डिफरेंस है 3 का, डिफरेंस है 4 का, तो आगे डिफरेंस आएगा 5 का, तो वैल्यू कितनी आएगी 15। 15 मेरे पास 2 ऑप्शंस में, थर्ड में और सेकंड में। सेकंड लेटर को कंपेयर करते हैं हम, Z से Y, Y से X, X से W, और W से आ जाएगा यहाँ V, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर है। तो V सेकंड ऑप्शन थर्ड में है और सेकंड में नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट लेटर की सीरीज अगर हम देखें, A से B, C, D असेंडिंग ऑर्डर है, नेक्स्ट लेटर क्या आ जाएगा E, तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ब्लड रिलेशन का सवाल है, भाषा को पढ़ते हैं। रीता ने मनी से कहा, जिस लड़की से मैं किसके लिए, रीता के लिए, जिस लड़की से मैं कल समुद्र के किनारे मिली वह मेरी दोस्त की माता, दोस्त की माता। तो मैं जो वेरिएबल दे रखा है वही लिखता हुआ चलता हूँ, दोस्त और दोस्त की माता और माता के दामाद। और दामाद कौन, बेटी का पति, माता के दामाद। तो ये दोस्त और दोस्त की माता और माता का दामाद, मतलब इसकी बेटी का पति। अब बेटी 2 भी हो सकती है, तो हमने एक बार एक ही कंडीशन ली है, दामाद और दामाद की सबसे छोटी पुत्री है, और ये दामाद और ये दामाद की पुत्री है। कौन, वो लड़की। गॉट इट। आगे दे रखा है, तो बताइए कि वह लड़की रीता की दोस्त से, तो रिलेशन कौन बताएगा दोस्तों, दोस्त बताएगा। रिलेशन कौन बताएगा, दोस्त। क्यों, क्योंकि दोस्त से पूछा है, तो दोस्त आवाज़ लगाए किसको, उस लड़की को, तो ये उसकी कौन हो गई, पुत्री। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। छोटी सी हायरार्की है, समझना इसको। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। डाइस का सवाल है, एक पासे पर 1 से लेकर 6 अंक तक सभी सतहों पर इस तरह लिखे हुए हैं कि यदि 1 और 5 आपस में विपरीत हो, 1 और 5 विपरीत हो, 2 और 3 विपरीत हो, तो बचा हुआ पेयर क्या बनेगा, 4 और 6 का।
बचा हुआ पेयर क्या बनेगा 4 और 6 का। तो इसने क्या बोला है कि देखो हमने क्या पढ़ा है कि जो सरफेसेस अपोजिट होती है, विपरीत होती है, वो कभी भी निकटवर्ती नहीं होती। क्या पढ़ा हमने कि जो विपरीत होती है वो निकटवर्ती नहीं होती। गॉट इट। अब इसने बोला 3 और 6 के साथ 4 जुड़ा हुआ है, 3 और 6 के साथ। तो प्रभु एक बात देखें आप कि 4 और 6 कभी भी निकटवर्ती नहीं होंगे, क्योंकि 4 और 6 क्या है, अपोजिट है, और जो अपोजिट है वो कभी भी एडजेसेंट नहीं होंगे। गॉट इट। तो इस हिसाब से थर्ड ऑप्शन भी मेरा हट जाएगा और फोर्थ ऑप्शन भी मेरा यहाँ पर हट जाएगा। ठीक है। तो इसने क्या कहा, 4 और 6 के साथ 2 जुड़ा हुआ है, मतलब 4 और 6 के बीच में कौन हो सकता है, 2 हो सकता है। तो ये यहाँ पर राइट आंसर है। 3 और 6 के बीच में 4 नहीं हो सकता क्योंकि ये एडजेसेंट नहीं हो सकता। 5 और 6 के बीच में भी 4 नहीं होगा क्योंकि ये एडजेसेंट नहीं हो सकता। 3 और 4 के बीच में भी 6 नहीं होगा क्योंकि ये निकटवर्ती नहीं हो सकता। तो 4 और 6 अपोजिट, उनके बीच में क्या हो सकता है, 2। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वेन डायग्राम का सवाल है और दे रखा है कि सोना, चांदी और आभूषण, गोल्ड, सिल्वर और ऑर्नामेंट्स। तो गोल्ड और सिल्वर में कोई रिलेशन नहीं है। गोल्ड और ऑर्नामेंट्स तो क्या है कि कुछ जो ज्वेलरी है वो किसकी हो सकती है, गोल्ड की हो सकती है। अगर मैं इसको ले लूँ कि ये ज्वेलरी है, ये गोल्ड है और ये सिल्वर है, तो कुछ ज्वेलरी किसकी हो सकती है, गोल्ड की हो सकती है, कुछ ज्वेलरी किसकी हो सकती है, सिल्वर की भी हो सकती है, और कुछ किसी और मेटल की जैसे प्लेटिनम की हो सकती है। ठीक है। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्योंकि 2 छोटे नंबर है और उससे क्या किया है, एक बड़ा नंबर बनाया है। तो यहाँ बड़ा नंबर कैसे बनता है, या तो गुणा करना पड़ता है या प्लस करना पड़ता है या स्क्वायर करके चलना पड़ता है। तो यहाँ क्या कर रहा है कि 17 को 14 से गुणा किया, तो 17 गुणा 14 किया तो वैल्यू आई 238। मुझे क्या बनाना है, 117, भाग लगाया 2 का तो वैल्यू आई 119, और उसमें से 2 कम किया तो कितना बना, 117, 117। सेम वे दूसरा क्या किया यहाँ पर कि 24 को 6 से गुणा किया तो 24 6 144 बटा 2 72 माइनस 2 किया तो वैल्यू कितनी आई 70। नेक्स्ट 102 है। अब 102 में रिवर्स चलते हैं। पहले क्या किया, फाइनली क्या किया, 2 माइनस किया, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 104। अब वहाँ क्या किया था कि डिवीजन किया था, डिवाइडेड बाई 2 किया, तो यहाँ क्या करेंगे हम इंटू 2 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 208। तो मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए कि 13 से गुणा करने पे क्या बन जाए 208। तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 16 से। 13 को अगर मैं 16 से गुणा करूँ तो वैल्यू आती है 208। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अगेन मिसिंग नंबर का सवाल है और जो मिड वाला नंबर है 193 वो किसके आसपास आता है, 196 के। किसके आसपास आता है, 196। और यहाँ दे रखा है 321 जो आता है 324 के आसपास। ये है 18 का स्क्वायर और ये है 14 का स्क्वायर। तो मोटा मोटी मुझे क्या बनाना है, 14 और 18 बनाना है। तो जो सराउंडिंग में जो नंबर है उनका मैं सबका टोटल करूं 2 + 3 + 4 + 5 तो ये वैल्यू आई 14 और 14 का स्क्वायर माइनस मैंने क्या किया 3 किया। नेक्स्ट इसको अगर आप देखें तो 3 + 7 + 6 + 2 करें तो वैल्यू कितनी आई 18 और 18 का स्क्वायर और -3। तो अगर मैं इन सब का सम करूं तो इन चारों नंबर का सम कितना आता है 21 और 21 का स्क्वायर माइनस क्या कर दूं 3। तो 441 में से 3 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 438। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोर्ड मास का सवाल है और जब भी हम बोर्ड मास का सवाल करते हैं तो सबसे पहला तरीका है कि मुझे डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर टारगेट करना है। तो जहाँ प्लस है वहाँ तो मैं क्या लिखूँगा डिवीज़न, और जहाँ माइनस का निशान है उसकी जगह मैं क्या लिखूँगा मल्टीप्लिकेशन।
ठीक है, तो देखें जहाँ प्लस है तो इसमें प्लस तो दे ही नहीं रखा कहीं पर भी, गॉट इट। और जहाँ डिवीज़न है वहाँ मुझे क्या करना है, माइनस, तो यहाँ माइनस किया, और जहाँ माइनस है उसकी जगह क्या करना है, इनटू करना है, और जहाँ इनटू है वहाँ एडिशन करना है, और यहाँ मुझे अगेन क्या करना है, माइनस। तो देखो सॉल्व करते हुए चलते हैं। पहले क्या लिखा, 72 माइनस 18 प्लस 5 माइनस 3, ये मेरी वैल्यू आई। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 77 माइनस 21 करूं तो मेरी वैल्यू आई 56। तो पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, यहाँ पर गलत है। सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या दे रहा है कि जहाँ प्लस है वहाँ मुझे करना है डिवीज़न, और जहाँ माइनस है वहाँ मुझे करना है मल्टीप्लाई। यहाँ माइनस है और यहाँ एडिशन है। तो देखो इन दोनों को किया तो ये वैल्यू कितनी है, 2, तो 72 माइनस 2, यहाँ प्लस 10 15, दोनों का सम करूँ 87 माइनस 2 किया तो वैल्यू कितनी आई, 85। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। तो सबसे पहले टारगेट क्या रखना है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को लेके ही यहाँ पर चलना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। एक वर्ड दे रखा है कॉमर्शियल, और इससे मुझे पेयर ऑफ लेटर्स बनाने हैं। तो पेयर ऑफ लेटर्स कैसे करते हैं हम, कि एक पर्टिकुलर लेटर को लेते हैं और उससे, जैसे पहला लेटर सी लिया तो सी से मुझे जेड तक जाना है, और उस काउंटिंग के अंदर ऐसा कौन सा लेटर है जो अपनी पोजीशन पे आ रहा है, मुझे ये चेक करते हुए चलना है। तो देखो यहाँ अगर मैं सी से चलूँ तो सी के बाद डी ई एफ जी एच आई जे के एल, यहाँ पर एक भी पेयर नहीं बना सी से। अगर मैं ओ से चलूँ, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, यहाँ भी एक भी पेयर नहीं है। एम से चलता हूँ, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, एक भी लेटर नहीं है यहाँ। सेकेंड एम से अगर मैं चलूँ तो एम एन ओ पी क्यू आर एस, यहाँ पर भी एक भी नहीं है। ई से देखें आप, ई एफ जी एच आई जे, यहाँ पर भी एक लेटर नहीं है। आर एस टी यू वी सी डी ई एफ आई जे के ए बी, तो यहाँ दोस्तों लेफ़्ट टू राइट एक सिंगल नहीं मिला मुझे, लेफ़्ट टू राइट में एक भी पेयर मुझे नहीं मिला। तो अब मैं चलता हूँ राइट टू लेफ़्ट चलता हूँ, ठीक है। राइट टू लेफ़्ट में देखें आप, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, यहाँ एक भी पेयर नहीं है। आगे ए बी सी डी और ई एफ जी एच आई, दो पेयर बने। फिर आई से चलते हैं हम, आई जे के एल एम, तो आई से एम बना तीसरा पेयर। फिर एन ओ, आई से ओ चौथा पेयर बना, और फिर पी, चार पेयर बने यहाँ पर। फिर सी डी ई, एक पेयर बना सी से ई का। एफ जी एच आई, फिर आर एस टी यू वी डब्ल्यू ई एफ जी एच आई, फिर है एम एन ओ, एक पेयर और बना दोस्तों। तो यहाँ टोटल पेयर कितने बने मेरे, 6। कितने पेयर है दोस्तों, 6 पेयर यहाँ पर बने। गॉट इट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखें, अगला सवाल है कैलेंडर का सवाल है, और बताया है कि संगीता का जन्म 28 नवंबर 1970 को हुआ, जो कि रविवार था। उस दिन क्या था, रविवार था। तो बताइए उसका अगला जन्मदिन रविवार को ही कब होगा, उसका अगला जन्मदिन रविवार को ही कब होगा। इसका मतलब मेरे से पूछा जा रहा है समान कैलेंडर वर्ष। क्या पूछा जा रहा है, समान कैलेंडर वर्ष मेरे से पूछा जा रहा है। जैसे हम बोलते हैं इक्वल कैलेंडर ईयर। और इक्वल कैलेंडर ईयर का सवाल करने का तरीका हमने क्या पढ़ा है कि 1970 में वर्ष से 70 भाग लगाया 4 का, तो यहाँ रिमाइंडर आता है 2, और 2 रिमाइंडर के लिए हम कोड काम में लेते हैं 11। तो 70 + 11 कितना हो गया, 81। तो 28 नवंबर को ही 1981 में रविवार होगा। तो ऑप्शन जाएगा यहाँ पर सी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट सवाल दे रखा है मुझे, सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है दोस्तों, और उसने बोला 8 लोग हैं और एक सर्कुलर टेबल है जिसके ऊपर वो बैठे हैं और उनका चेहरा किधर है, केंद्र की ओर है। तो जब भी चेहरा टूवर्ड सेंटर होता है तो राइट एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ यहाँ, जो राइट है वो हम एंटी क्लॉक, और हिंदी में लिखता हूँ मैं वामावर्त लेकर चलते हैं। राइट को किधर लेते हैं, वामावर्त लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूँ और इसमें 8 पोजीशंस को मैं ड्रॉ करता हूँ। फिर दे रखा है ए सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। ए डी के लेफ्ट दूसरे स्थान पर है। तो सबसे पहले किसको बैठाएंगे, डी को, जहाँ मन हो वहाँ बैठाओ। ये डी, और इसका लेफ्ट चलेगा क्लॉकवाइज। लेफ्ट किधर चलेगा, क्लॉकवाइज। तो डी और ए, गॉट इट। जो आता है सेकेंड पर्सन के लिए, और सेकेंड पर्सन है डी। डी ई के लेफ्ट तीसरे स्थान पर है। डी ई के लेफ्ट, दोस्तों देखना यहाँ, ई के लेफ्ट डी है, इसका मतलब डी के राइट ई है। ये कब पॉसिबल होता है, जब सबका चेहरा एक ही डायरेक्शन के अंदर हो। तो डी ई के लेफ्ट, तो ई डी के राइट कौन है, ई। तो ये डी इसका राइट, पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। आगे दे रखा है सी जी के राइट तीसरे नंबर पे है। सी किसके राइट, जी के राइट। तो ना तो पिक्चर में सी है ना हमारे पास जी है, तो इसको छोड़ देते हैं हम। जो आता है सेकेंड पर्सन के लिए, और सेकेंड पर्सन है यहाँ पर जी, और जी ई का पड़ोसी नहीं है। तो जो ई है उसके बगल में कौन नहीं आएगा, यहाँ पर जी नहीं आएगा। फिर दे रखा है एच बी के राइट तीसरे नंबर पे है। एच किसके राइट है, बी के राइट तीसरे नंबर पे है। जो किसके लिए, सेकेंड पर्सन कौन है, बी, और बी जी के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो अब मुझे इन दोनों को बैठा के चलना है। तो देखो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी को मैं दूसरे कलर से लेके चलता हूँ। देखें इसने बोला सी जी के राइट तीसरे नंबर पे, किसके राइट है, जी के राइट। तो देखो अगर मैं इनको बैठाऊँ, जी इन 2 जगह नहीं आ सकता, तो जी की मेरे पास 3 चॉइस है। पहली चॉइस ये है, अगर मैं जी को यहाँ लूँ तो इसके राइट तीसरा, देखो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ सी नहीं आ सकता, तो यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ। और दूसरा, अगर मैं जी को यहाँ लूँ और जी के राइट कौन, जी के राइट तीसरे नंबर पे सी, तो यहाँ से फर्स्ट सेकेंड और थर्ड यहाँ कौन आया, सी आया। तीसरी चॉइस ये हो सकती है कि जी अगर यहाँ आ जाए तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड नंबर पे कौन आ जाए, सी। गॉट इट। आगे इसने दे रखा है जो मतलब बी जी के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो ये है मेरे पास जी, और जी के राइट दूसरे स्थान पे पहले और दूसरे पे कौन आया, बी आया यहाँ पर। अब देखो इन्फॉर्मेशन, सी जी के राइट तीसरे नंबर पे हम सी को बैठा चुके। उसके बाद आया जो मतलब जी का पड़ोसी नहीं है, इसको हम कंसिडर कर चुके। एच बी के राइट तीसरे नंबर पे, किसके राइट है, बी के राइट। तो बी मेरे पास ये है, इसका राइट चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहाँ कौन आया, एच। तो एच भी यहाँ पर बैठ गया। अब एक वेरिएबल बचा हुआ है, तो वेरिएबल है ए बी सी, डी आ गया, ई एफ बचा। तो यहाँ किसको लिख लिया हमने, एफ को। अब सवाल हमसे क्या पूछा है कि डी और सी के बीच कौन बैठा है। तो डी और सी के बीच कौन बैठा है दोस्तों, बी बैठा है। तो पहला ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। आसान सवाल था काफ़ी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, सेम इन्फॉर्मेशन है, उसी का ही दूसरा सवाल है मेरे पास कि ई के राइट दूसरा कौन है। तो पिछली स्लाइड में हम देख लेते हैं कि ई के राइट दूसरा कौन है। ई मेरे पास यहाँ है, और इसके राइट चलूँगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलूँगा, और इसके राइट दूसरे नंबर पे कौन आया, एफ। तो ई के राइट दूसरे नंबर पे कौन है, एफ। तो यहाँ ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अगला सवाल दे रखा है, कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मुझे अरेंज करना है। तो यहाँ हमने देखा कि पहले 3 लेटर है आई एन टी। उसके बाद यहाँ भी पहले 3 लेटर तो सेम है दोस्तों। चौथे लेटर में जाऊँ तो यहाँ देखो आर है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, और यहाँ ई और ई है।
तो पहले कौन आना है, आर और ई में पहले आएगा ई, इनको कंपैरिजन करते हैं। ई सेम है, आर सेम है, फिर वी और आर में पहले आता है आर, तो पहले चौथा आएगा और उसके बाद दूसरा आएगा। तो ऑप्शन ही एक है दोस्तों हमारे पास, गॉट इट। तो मुझे बाकी ऑप्शंस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गॉट इट। बाकी अगर मैं इनको कंपेयर करूँ तो आर सेम है, तो देखो अगला लेटर क्या है, आई, ए और ए, तो ए और ए में मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा, ए, फिर एन और वी में पहले कौन आएगा, एन आएगा, तो तीसरा पहले और पांचवा बाद में, बचा हुआ कौन है, फर्स्ट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखें। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, इसने दिया है कि पॉलिटिशियंस बिकम रिच बाय द वोट्स ऑफ द पीपल, राजनीतिज्ञ लोगों के वोट से अमीर हो जाते हैं। अब इस स्टेटमेंट में क्या है, राजनेता लोगों की वोट से अमीर हो जाते हैं। एक्चुअल में राजनेता वोट से क्या होते हैं, जीतते हैं, दे विन इलेक्शन। क्या करते हैं यहाँ पर, दे विन इलेक्शन बाय दियर वोट्स, वो लोगों के वोट से क्या होते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, गॉट इट। अब इसमें पूर्व धारणा है कि पीपल वोट टू मेक पॉलिटिशियंस रिच, लोग पॉलिटिशियंस को वोट इसलिए देते हैं कि वो पैसे वाले बन जाए, तो ये इसमें इम्प्लिसिट नहीं है, गलत है ये। राजनेता अपनी सही सोच से अमीर बन गए, ये भी इसमें नहीं दे रखा। स्टेटमेंट में तो क्या दे रखा है कि पॉलिटिशियंस लोगों के वोट से इलेक्शन जीतते हैं, गॉट इट। तो दोनों इसमें गलत हो जाएंगे, तो पहला और दूसरा दोनों ही इम्प्लिसिट नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत एक अनेक भाषाओं का देश है, इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। दो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, इसका मतलब जो आदमी जिस रीजन में रहता है उसके लिए वही फेवरेबल भाषा है, लैंग्वेज है, और हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। सभी भारतीयों को अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। भाषा कौन सी आनी चाहिए, जिस रीजन में वो रह रहा है। जैसे राजस्थान का है तो उसको राजस्थान की भाषा ज़रूरी है लोकेलिटी के लिए, जो साउथ के अंदर रह रहा है, जो चेन्नई में रह रहा है, उसको चेन्नई की भाषा आनी चाहिए, जो कर्नाटक में उसको कर्नाटक की भाषा आनी चाहिए। भारतीय होने के लिए प्रत्येक को हिंदी सीखने की ज़रूरत है। क्लास में हमने पढ़ा है कि जब भी किसी कंक्लूजन के अंदर सॉलिड वर्ड आ जाए, जैसे प्रत्येक अपने आप में क्या है, स्ट्रॉन्ग वर्ड है, तो उसको हम गलत मानते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि भारतीय होने के लिए हर इंसान को हिंदी सीखनी ही पड़ी, तो दोनों ही इसमें इम्प्लिसिट नहीं है। तो पहला और दूसरा दोनों ही कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, यहाँ पर गलत हो जाएंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मुझे काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, इसमें मुझे स्क्वायर को गिनते हुए चलना है। तो देखो क्या करें, सबसे पहले जो इनर डायग्राम है ये वाला, इसको लेते हुए चलते हैं। जब भी हम इसमें काउंटिंग करते हैं तो हमने काउंटिंग का तरीका क्या सीखा है, रो इनटू कॉलम। तो इसमें रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है, फिर एक एक कम करते हुए चलते हैं, कब तक, जब तक वैल्यू 0 नहीं आ जाए। तो भीतर कितने बने, 14 स्क्वायर बने। उसके बाद जो बाहर का डायग्राम है उसमें देखो पहले सिंगल लेते हैं, 1 2 3 4, तो 14 पहले थे, 4 और बन गए। उसके बाद एक बिंदु को लेते हुए चलते हैं, यहाँ से देखो एक स्क्वायर ये बनता है 2/2 का, और दूसरा स्क्वायर ये बनता है 3/3 का। तो यहाँ से 2 है, यहाँ से भी 2 है, आप देख सकते हैं, यहाँ से भी 2 है और यहाँ से भी 2 है। देखो यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ तो आप देखें 2/2 का 1 है, फिर ऊपर 3/3 का भी 1 है। तो कितने और बने, 8, और एक ये कंप्लीट, ये कंप्लीट कितना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 × 5 का एक और बन गया यहाँ पर। तो टोटल कितना आया, 27। तो दिए गए डायग्राम के अंदर कितने स्क्वायर है, 27 स्क्वायर है, ठीक है। ये सवाल आपको क्लास नोट्स है उसके अंदर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखें 29। अगला सवाल मिरर रिफ्लेक्शन का है, और मिरर रिफ्लेक्शन का मतलब हमने पढ़ा है लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। और जब
मिरर ईस्ट की ओर है तो मुझे लेफ़्ट टू राइट आना पड़ेगा। गॉट इट। अब मैं नीडल का रिफ्लेक्शन देखता हूँ तो देखो ये 3 नंबर है और ये 2 नंबर है, ये 9 नंबर है और ये 10 नंबर है। तो जो नीडल 2 से 3 के बीच एग्जिस्ट कर रही है उसका रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा दोस्तों? 9 से 10 के बीच। अब 9 से 10 के बीच किस में, उसको पकड़ के चलते हैं। यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ऑप्शन डी में मिला आपको कहाँ? 9 से 10 के बीच। अब यहाँ अगर मैं काउंटिंग करूँ तो देखो 6, 7, 8 और इधर 5 और 4। तो ये नीडल कहाँ है? 7 से 8 के बीच। जो 7 पे होती है वो 5 पे आती है और 8 पे वो 4 पे। तो ये नीडल मुझे कहाँ दिखाई देगी? 4 से 5 के बीच। तो यहाँ 4 से 5 के बीच भी अवेलेबल है। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अगला सवाल है, एम्बेडेड फिगर का सवाल है। एक फ़ोटो दे रखी है और मेरे से पूछा ये कहाँ पर है। तो क्लियरली विजिबल है। देखो अगर मैं ये स्लेंटिंग लाइन देखूँ तो यहाँ अवेलेबल नहीं है, यहाँ अवेलेबल नहीं है, यहाँ स्लेंटिंग लाइन अवेलेबल है ये, बट उससे ईस्ट की तरफ वेस्ट की तरफ कोई लाइन नहीं आ रही, जेड जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। और यहाँ देखो ये विजिबल है। गॉट इट। तो राइट आंसर क्या है मेरा दोस्तों? डी ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल 31। अगला सवाल, एक डायग्राम का 1/4 मिसिंग है, वो मुझे फाइंड आउट करना है कि कहाँ मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं यही फ़ोटो मुझे इस तरफ लेनी है। ये वाला जो है डायग्राम वो मुझे इधर लेके आना है, या तीनों डायग्राम एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो देखो ये वाली जो है इसका मैं रेप्लिका ले लूँ, इधर रिफ्लेक्शन ले लूँ। तो रिफ्लेक्शन ये सेम रिफ्लेक्शन आ रहा है। ये कौन जैसा स्ट्रक्चर है? आर्क बना हुआ है, ये आर्क है, आर्क के भीतर एक लाइन है और ये 2 लाइन मुझे दे रखी है। तो ऑप्शन बी ए मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। गॉट इट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है और राइट वाला हिस्सा ब्लैंक है। इसका मतलब मुझे राइट टू लेफ़्ट आना है। अब आप यहाँ देखें, मिड जो पॉइंट है इससे ये दूरी क्या है? यहाँ वाली दूरी और यहाँ वाली दूरी बराबर है। तो जब ये स्ट्रक्चर इधर आएगा तो ये वाली लाइन इसके ऊपर फॉल करेगी, ये लाइन इधर आएगी और ये वाली लाइन इधर आएगी। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा दोस्तों कुछ। गॉट इट। तो फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में दे रखा है। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल देखें 33। पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। अगर ये स्ट्रक्चर यहाँ से लेफ़्ट में आता है तो एक ट्राइंगल तो यहाँ बनना है और ये जो यू जैसा स्ट्रक्चर है ये यहाँ आना है। गॉट इट। अब ये जब हिस्सा ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जो ट्राइंगल है इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और ये सी वाला स्ट्रक्चर आपको कटिंग यहाँ दिखाई देगी। और जब ये वाला हिस्सा नीचे आएगा तो ये ट्राइंगल की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और ये सी वाला स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखाई देगा। गॉट इट। तो हमने क्या देखा? 3 कटिंग तो लेफ़्ट पे आपको दिखाई देगी और 3 ही राइट पे दिखाई देगी। तो फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में है। अब फोर्थ में हम डिफ्रेंशिएट कहाँ करेंगे? जो ट्राइंगल्स हैं उनको देखना। ये ट्राइंगल ऊपर की तरफ है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन है, यहाँ सेम डायरेक्शन। तो डी ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा और ऑप्शन बी मेरा यहाँ क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, सेकेंड लास्ट सवाल है और सेकेंड लास्ट में ओपन डाइस का सवाल है और मेरे से पूछा है कौन सी डाइस सही होगी यहाँ पर। ठीक है। अब देखो अगर मैं इनका पेयरिंग करूँ तो ये 2 का पेयर बनना है, इन 2 का पेयर बनना है, ये शेडेड पार्ट है और ये जो है रिमेनिंग 2 इनका पेयर बनना है। और पेयर में जो 2 सतह होती हैं वो कभी भी विजिबल नहीं होती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए मेरे यहाँ पर? गलत हो गए, ये तो एलिमिनेट हो गए। अब बचे हुए जो 2 हैं उनकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आप देखें कि जो एडजेसेंट सरफेसेज होती हैं वो हमेशा एक साथ दिखाई देगी। तो 2 ब्लैंक आ सकती है, इसमें 2 ब्लैंक हैं, एक हिस्सा ये आ गया एडजेसेंट है, डाइस सी सही है। फोर्थ डाइस की अगर आप बात करें तो देखो एक हिस्सा ये लिया है, दूसरा हिस्सा ये लिया है
और तीसरा हिस्सा ये लिया है। तो डाइस डी भी क्या है यहाँ पर, सही डाइस है। गॉट इट। तो ऑप्शन सी और डी, दो डाइस मेरे पास सही है, तो इसके लिए मेरे पास कौन सा है, ऑप्शन डी, जिसमें दे रखा है सी और डी राइट आंसर है। अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं आज के पेपर के। अंतिम सवाल है कि कौन से वाटर रिफ्लेक्शन का सवाल पूछा है, और वाटर रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टॉप टू बॉटम। अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊँ तो आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर है मुझे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, तो जब इसका रिफ्लेक्शन जाएगा ऊपर की तरफ, ये वाला हिस्सा जब ऊपर जाएगा तो ये नॉर्थ वेस्ट में आएगा। गॉट इट। तो ये हिस्सा जो वर्टिकल लाइन है, जो ये वर्टिकल लाइन है, ये किधर जाएगी, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो इसमें नहीं है, यहाँ दे रखा है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो सिर्फ मैं वर्टिकल लाइन के बिहाफ पर इसको क्या कर सकता हूँ, एलिमिनेट कर सकता हूँ कि जो ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं साउथ वेस्ट में, वो स्ट्रक्चर जब इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो किधर आएगा, नॉर्थ वेस्ट में, और इसी में ही नॉर्थ वेस्ट के अंदर ये दे रखा है। तो बी ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। ये कुछ सवाल थे आज के पेपर के 35 क्वेश्चंस। आराम से पेशेंस के साथ देखें, चीज़ें सीखने की कोशिश करें। अगले वीडियो में हम मिलेंगे नए 35 क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू एवरीवन।